हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्लास में हमने टेस्ट रखा है, तो आज हम चालू करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो कोई बच्चा बताएगा 10th क्लास में हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, किसी को याद है? यस सर, वही सॉलिनॉइड वगैरह पढ़े थे, डीसी और एसी करंट पढ़ा था। क्या बात बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की हेडिंग की, और हेडिंग है मूविंग चार्जेस एंड नया चैप्टर है। हाँ बच्चे, मैग्नेटिज्म। ये हमारा 4th चैप्टर है। और आपको क्या लगता है बच्चों, इसके नाम से क्या सजेशन लगता है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से क्या लगता है आपको? सब मैग्नेट होगी इसमें और क्या, और चार्ज मूव करते हैं उसके मूविंग आसपास चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ऐसा कुछ। हाँ अच्छे, ठीक है, ऐसा ही कुछ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसे कहते हैं मूविंग। तो अब इसके बाद कि मैग्नेटिज्म कहाँ आती है, नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिज्म कहाँ से आती है, और इसके साथ साथ सबसे छोटा मैग्नेट कौन सा होता है? तो ये बताता है कि सबसे छोटा मैग्नेट क्या होता है, सबसे छोटा मैग्नेट क्या हुआ? कोई बच्चा बताएगा सबसे छोटा मैग्नेट क्या होता है? बोलो भाई बोलो। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा आज तक इसका कारण पता है कि चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है? इसका रीजन पता है आज तक? क्या सर? जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके आसपास फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसका रीजन हमें पता है क्या अभी तक? बोलो। नो सर। अच्छा, आज सर तक इलेक्ट्रॉन उसमें चलते हैं शायद इसलिए। आज तक इसका रीजन नहीं पता कि जब चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो आसपास फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है, अभी तक अननोन है ये चीजें। दूसरी चीज, सबसे छोटा मैग्नेट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट मैग्नेट क्या है? कोई बच्चा हमारे में से बोलो भाई, स्मॉलेस्ट मैग्नेट क्या है? बोलो। एक एटम, हर एक एटम। कैसे, क्यों? हर एक एटम मैग्नेट होता है, मैग्नेट की तरह ही होता है। हर एक एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्यों? कोई बच्चा बताएगा हर एक एटम मैग्नेटिक क्यों होता है नेचर में? सर क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं उसमें। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। देखो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज है। मतलब कैसा चार्ज है? मूविंग चार्ज है। और मूविंग चार्ज क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता इलेक्ट्रिक है? फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब कि हर एक एटम में मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, और हर एक एटम में मैग्नेटिक फील्ड होती है। हर एक एटम मैग्नेटिक नेचर का है इसका, इसके हिसाब से। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई चीज़ मैग्नेटिक होती है और कोई कोई चीज़ नॉन मैग्नेटिक? क्योंकि हम तो कहते हैं सिर्फ आयरन मैग्नेटिक है, मैग्नेट मैग्नेटिक है। और आयरन, जब आप बचपन में पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे कि आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स आर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, उसके अलावा नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने तो आपसे ये बोला कि हर एटम मैग्नेटिक है, तो ऐसा क्यों बच्चे? हर एटम, यहाँ तो कंट्रोडिक्शन हो गया, बताओ। और अगर हर एटम मैग्नेटिक मैग्नेटिक है तो हर एक चीज मैग्नेट से खींचती नहीं है, बट हर एक एटम मैग्नेटिक कैसे हो गया? कोई बच्चा बताएगा? नेचर में हर चीज मैग्नेटिक है, कैसे? और दिखती क्यों नहीं है फिर वो? फिर तो अट्रैक्ट होनी चाहिए थी। बोलो, कोई है जवाब भाई? सर फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होगा ना। देखो बच्चे, हर चीज मैग्नेटिक है, हर एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। और चक्कर क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाती है, जैसे कईयों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उनकी फील्ड कैंसिल हो जाती है कई बार। तो इससे क्या हो जाता है, नेट एटम जो हो जाता है नॉन मैग्नेटिक हो जाता है।
ये समझे या नहीं समझे? क्योंकि यस सर, समझ गया। कई बार आपने पढ़ा होगा, एक्चुअली क्या होता है, एक बहुत अजीब सी चीज है बच्चों, आप बताओ, इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशंस होते हैं, अर्थ के दो टाइप के मोशन है सन के अराउंड, कौन कौन से मोशन? रोटेशन, रिवॉल्यूशन। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन होते हैं, स्पिन भी होता है। तो कई बार जैसे आपने पढ़ा होगा, दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग होता है, एक का प्लस हाफ स्पिन हुआ, एक का माइनस हाफ हुआ, डिफरेंट स्पिन हुआ, तो ऐसा होता है। तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल भी कर देते हैं। मतलब कि कई बार जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो रही है, बट नेट मैग्नेटिक फील्ड एटम की जीरो है। ये समझे बच्चों, ये बात समझे? सर मतलब होती सबकी है, पर लेकिन Yes, sir. कैंसिल हो जाती है। कैंसिलेशन हो जाती है कई बार, कई केसेस में हम्म। देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिलेशन कर देते हैं। अच्छा, कई बार इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं और एटम मैग्नेटिक होता है, बट क्या होता है कि जैसे ये बहुत सारे एटम्स हैं मेटल के अंदर या कोई भी मटेरियल के अंदर, सब अरेंज है, किसी की मैग्नेटिक फील्ड इधर है, किसी की इधर है, सभी की अलाइनमेंट रैंडम होती है। रैंडम अलाइनमेंट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इसलिए सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक बिहेव करता है। मतलब कि एटम मैग्नेटिक है, बट क्या एक एटम से बना होता है एलिमेंट, या फिर जो मटेरियल है वो क्या बहुत सारे एटम्स होते हैं? आपके हाथ बहुत में सारे। कोई कवर हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और सब एटम एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर दें, नेट फील्ड क्या हो जाएगी हमारी? क्या? जीरो। जीरो हो जाएगी। जीरो। तो यही है बच्चों समझने का यहाँ पर। तो एटम्स को देख के पता कैसे चलेगा किस पार्टिकल की जीरो है और किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? हमको नहीं पता, एटम को देख के नहीं पता लगा सकते हो, तो आप टच करके पता लगाते हो। जैसे मैं प्लास्टिक को मैग्नेट के पास ले गए, खींचा नहीं खींचा, तो आप कहोगे कि सर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चों, बाकियों को भी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही, नहीं हो रही, सही है। देखो नहीं हो रही सर नेट, नहीं बीच सर, बीच में ठीक एक आ दो रही बार है। हुई थी बस। ठीक है, देख लेना बच्चों, कई बार क्या होता है कि मेरे नेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार हो सकता है आपके नेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी, मेरे नेट मैंने चेक कर रहा हूँ बच्चे, आ रहा है, अच्छा आ रहा है। तो कई बार हो सकता है दोनों में से किसी के में भी हो सकती है। तो अभी समझ में आया आपको कि नेट फील्ड बेसिकली जीरो हो जाती है, मतलब कि वो चीज़ मैग्नेटिक है होने के बावजूद भी नॉन मैग्नेटिक है। ये समझे नहीं समझे आप? बोलो हाँ भाई ठीक बोलो। है सर। तो प्लास्टिक के पास हम मैग्नेट को लेके आते हैं, प्लास्टिक नहीं खींचता, आप कहोगे सर ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। यार एक्चुअली ऐसा है कि ठीक है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, बट ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, बट समहाउ वो जीरो हो जा रहा है, कैसे न कैसे वो जीरो हो जा रहा है, वो बात अलग है। ये बात समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। समझ गए सर। हर चीज मैग्नेटिक है, नेचर में हर चीज मैग्नेटिक है। मैग्नेटिज्म हर जगह है, हर एक एटम में है, इलेक्ट्रॉन में है, इलेक्ट्रॉन के मोशन में है, बट कई बार वो शो नहीं होता तो नॉन मैग्नेटिक कहलाता है, और अगर मैग्नेटिज्म काफी बढ़ चढ़ के शो हो तो मैग्नेटिक कहलाता है। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, क्या अब आपको ये क्लैरिफाई हो गया चीज? बोलो भाई, क्या ये क्लैरिफाई हुआ आप लोगों को? बफर। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मतलब कई बार लोग कहते हैं मैग्नेट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। नहीं, मैग्नेट भी इसी चक्कर में बना होता है। मैग्नेट में देखा जाए तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म क्यों होता है? क्योंकि उसमें इत्तेफाक की बात है, अगर अब मैग्नेट की डिटेल की स्टडी की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मैग्नेट है, इसके अंदर ये अंदर से पता नहीं कैसा ऐसा बन गया है, इसके अंदर सभी की एटम की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाता है। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, आप समझे या नहीं समझे? यस सर। तो आज से आपको ये नहीं कहेगा कि मैग्नेट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मूविंग चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और उसी की वजह से मैग्नेट मैग्नेट है, वरना मैग्नेट भी मैग्नेट ना हो। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, एक क्लैरिफाई बार हो? फिर से बता। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि कोई कोई जब हर एक एटम मैग्नेटिक है, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई चीज़ मैग्नेटिज्म शो करती है, कोई कोई नहीं करती है। जो नहीं करती है उसके लिए राइट फिगर है, क्योंकि सभी एटम्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जो कि फिगर नंबर 1 है। और अगर सभी एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे कि खासकर मैग्नेट में स्पेशल केस देखा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है। मैग्नेट शोज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, कोई डाउट?
नो सर। आगे बढ़े बच्चों, यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि ये है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता था मैग्नेट में, एक बात बताना, मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट में बच्चे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं करते हैं, सब उल्टा एड ऑन और करते एक ही लाइन चलती रहती है। ओके ओके। एक लाइन चलती नहीं रहती, सभी एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे, सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बूस्ट हो जाती है, इसलिए मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी देखी जाती है स्ट्रॉन्ग। ओके सर। बाकियों में ऐसा नहीं होता है, बाकियों में कैंसिल हो जाती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटीरियल, बट in case of plastic the net magnetic field becomes zero, so it becomes non magnetic. but in case of magnet, अब कई बार हम आपसे चलो पूछ लेते हैं मैग्नेट क्या होता है बच्चे, मैग्नेट किस मटेरियल का बना होता है, कोई बच्चा बताएगा मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेट होता किस चीज का है? Fe2O3। समझे नहीं समझे? ये होता है मैग्नेट, ये होता है मैग्नेट। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। हेलो, यस सर। चलो अच्छे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, चलो थोड़ा सा क्या कहानी है आगे की, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलो अच्छा, एक हो गया, दो हो गए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, आपको डिटेल में बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड। अब हमारा क्या काम है, देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, हाँ ठीक है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी रखा है, जैसे कि 10th क्लास में क्या पढ़ा था हमने, एक अगर स्ट्रेट वायर हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसका नाम था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो बच्चा बताएगा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, बोलो भाई। तो बच्चा बताएगा आप में से ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। सर वो क्लास में वो कुछ डिफ्लेक्शन हुआ था वायर से, जब काम हुआ था कंपास में डिफ्लेक्शन आया था। एक्चुअली क्या था कि एक वायर है, उससे जब उसने करंट फ्लो कराया डीसी, उसके पास मैग्नेटिक नीडल लेके आया, तो मैग्नेटिक नीडल में ऐसे डिफ्लेक्शन आया था, तो उसको लगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसे हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, समझे बच्चों। अगर करंट एक वायर में करंट फ्लो करे, उसकी वजह से नीडल में डिफ्लेक्शन आए, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब क्या है कि ठीक है एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्या हमने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ और भी पढ़ा था, सिर्फ यही पढ़ा था कि वायर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और कोई बच्चा होता है क्या और कुछ और चीज भी पढ़ी थी साथ में कॉम्बिनेशन में? सर मैग्नेटिक फील्ड जब तक होती है जब तक करंट होगा वायर में। हाँ, और कुछ? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ से साउथ ही आता है सर वो। अच्छा बताओ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बताओ डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे निकालते राइट नॉर्थ हैंड से साउथ जाता है। राइट हैंड थंब रूल। हैं? एक हमने चीज पढ़ी थी राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है बच्चे राइट हैंड थंब रूल, किसी को याद हो? बोलो भाई, जिस बोलो अच्छी बोलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर जहाँ पे फिंगर जो है वो कर्व्ड होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में, जहाँ पे फिंगर अगर बोलो बोलो अच्छी बोलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों, बोलो आ रही है। यस सर। बोलो बच्चे बोलो, ढंग से बोलो, एक बच्चा बोले ढंग से। सर जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपना थंब सीधा करके वायर को होल्ड करो, तो जो हमारी जो फिंगर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बच्चे। हाँ मैग्नेटिक फील्ड। जो फिंगर्स है वो अगर राइट हैंड आपके पास एक कंडक्टर है, उसको आप ऐसे पकड़ो कि आपके राइट हैंड में थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी और फिंगर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये था राइट हैंड थंब रूल, आपको याद होगा बच्चों, ये हमने पढ़ा था। खैर अच्छा ये बताना बच्चों, चलो हम यहाँ पे एक चीज आपसे पूछ लें, हम 2 पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है।
कहाँ फील्ड इनसाइड द पेपर जा रही है और कहाँ फील्ड आउटसाइड द पेपर जा रही है। ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट है। बी पे इनसाइड जा रही है, ए पे आउटवर्ड आ रही इनसाइड पेपर आउटसाइड तो पेपर पता है ना बच्चों। इनसाइड द पेपर मतलब कि अंदर की तरफ। देखो है। बच्चे, यस सर। हम आपको एक चीज बता देते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि 3 एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। एक्चुअली जेड एक्सिस लोकेट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो थर्ड प्लेन में होता है, मतलब कंप्यूटर से बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है जेड प्लेन। पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है और नेगेटिव जेड अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो जैसे अगर देखा जाए बी पे इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन, हम इसको इनटू द प्लेन लिख सकते हैं, इनटू द प्लेन। अच्छा, बट इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। अच्छा, इनटू द प्लेन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस। और ए पॉइंट पे जो फील्ड है वो आउटसाइड आ रही है, आउटसाइड आ रही है, ऐसे घूम करके बाहर की तरफ निकल के आ रही है, यूं बाहर की तरफ आ रही है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। और इसको हम लोग डॉट की तरह भी यूज करते हैं, उसको डॉट बोलते हैं, ऐसे दिखा देते डॉट और क्रॉस। हैं डॉट। ठीक है, ये डॉट ये हो गया। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होगा, तो एक काम करो, पेन, पेन की नोक मतलब तीर कमान है या पेन है आपकी, उसकी नोक अपनी तरफ करो और पेन आपकी नोक आपकी तरफ आ रही है तो आपको क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा, क्या दिखेगा? डॉट। मान लो स्क्रीन से पेन निकलते हुए आपसे, आप पेन की नोक आपकी तरफ आ रही है, मतलब तीर कमान एक तरीके से आपकी तरफ आ रहा है, आपको डॉट दिखेगा। बट अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो डॉट नहीं दिखेगा, मोटा डॉट। मोटा सा हिस्सा दिखेगा, बैक साइड दिखेगी। समझे बच्चों? ये तीर कमान है। ठीक है। वैसे समझ नहीं आया आपने। अरे बच्चे पास है सर। हाँ बच्चे बोल, फिर से समझाएं। देखो बच्चे, मान लो स्क्रीन से तीर तीर निकल रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। तीर निकल रहा है, तीर पता है ना, तीर निकल रहा है आपकी तरफ आ रहा है। अगर स्क्रीन से तीर निकल के आपकी तरफ आ रहा है तो तीर का पॉइंटेड हिस्सा आपको दिखेगा। तो पॉइंटेड हिस्सा क्या होता है? डॉट, डॉट सा होता है। समझे बच्चों? आउटसाइड मतलब डॉट। समझ गए बच्चों? अरे समझे नहीं समझे बच्चों? हेलो, यस सर। समझो, समझ गए ना? अगर मान लो पेन की निब आपकी तरफ आ रही है बाहर से, मतलब स्क्रीन के अंदर से आपकी तरफ निकलते हुए आ रही है यूं, तो डॉट आपको दिखेगा। तो डॉट मतलब कि आउटवर्ड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। क्रॉस मतलब इनसाइड। तो ये होता है बच्चों, अब थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन है जो हम नहीं सीखते हैं। तो ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा था, बट एक्चुअली क्या था कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट तक तो हमने सीखा था, बट चक्कर क्या था, 10th क्लास में हमने ना फील्ड निकालना सीखा नहीं था कि कितनी फील्ड होती है किस पॉइंट पे। ठीक है, कुछ चीजें सीखी थी, जैसे क्या क्या, ठीक है, क्या क्या सीखा था, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे ये वायर है। अच्छा बताओ बच्चे, पी पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होगी या क्यू पॉइंट पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, या क्यू पॉइंट पे? किस किस फैक्टर पे फील्ड डिपेंड करती है एक वायर की? डिस्टेंस। फैक्टर्स किस किस पे? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी, पी पॉइंट पे या क्यू पॉइंट पे? ई पे। ई पे क्यों बच्चे बताओ क्यों? सर, क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा, इन सब चीजों पे डेंसिटी ऑफ करंट। और भी मतलब करंट पे डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर, ये सब पढ़ा था हमने। तो अब थोड़ा सा चक्कर क्या है कि 12th क्लास में हमें बाकायदा क्वांटिटेटिवली निकालना पड़ेगा आपको कि एक वायर से इतनी दूरी पे फील्ड कितनी होगी। तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला डिराइव कराएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो 10th और 12th में फर्क है, 10th में हम पढ़ते हैं कि होती है, 12th में हमें निकाल के बताना होता है इस पॉइंट पे इतनी फील्ड है। कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है हमें साथ साथ में। तो अब हम बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चीज़ें को जानते हैं। ये आपको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें बच्चों? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, या कोई बोलेगा? हेलो, यस सर, सब समझ में आ गया। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? तो 10th क्लास में नो सर। 12th क्लास में यही फ़र्क होता है कि वहाँ हमें
सिर्फ पढ़ते हैं और यहाँ हमें निकालनी पड़ती है कि कितनी कितनी क्या क्या वैल्यूज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक लॉ है बच्चों। सर चैप्टर कैसा है, कैसा वैसे? हाँ अच्छा बोलो। तो चैप्टर है कैसा वैसे, मतलब आसान है, इंटरेस्टिंग, इजी? थियोरेटिकल है बच्चे काफ़ी हद तक, तो मतलब थोड़ा मिक्स्ड है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मिक्स्ड है। तो थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी किसी क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अब देखो बच्चे, हमें बेसिकली हम पढ़ते हैं, एक लॉ होती है बायट-सावर्ट लॉ, जो हम लोग यूज़ करेंगे किसी फील्ड निकालने की कैलकुलेशंस के लिए। तो सबसे पहले और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पता नहीं क्यों बच्चों, बट उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम से नहीं करते हैं, ये हम लोग कन्वेंशन यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला एसआई सिस्टम में कुछ चीज़ें बच्चों जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा आपके सामने। देखो बच्चों, जैसे कि ज़्यादा मत देखना भी, जो जो मैं पॉइंट करूँ, जैसे कि ये रहा, the SI unit of magnetic field is Tesla and CGS unit of magnetic field is Gauss। समझे? ये कोई डाउट बच्चों इसके अंदर आपको? तो ये यूनिट्स हैं, टेस्ला यूनिट है बेसिकली, SI यूनिट है फील्ड की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें जान गए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ गए हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से स्टडी करना है आसपास कि वायर के कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और बायट-सावर्ट लॉ सबसे पहली लॉ है। अब देखो जी, यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको काफ़ी जान के आश्चर्य होगा। करंट जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? आप क्या कहोगे करंट के बारे में? सर वैसे होती तो स्केलर है। देखो अच्छा, वैसे स्केलर ही होती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, अच्छा सर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल में करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। और क्योंकि हम जब भी करंट बताते हैं तो साथ में डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, बस बता देते हैं 2 एम्पेयर का करंट है, 3 एम्पेयर। आमतौर पे करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती। हमारे घरों में वायरिंग है, वायरों में करंट फ्लो करता है, अब किस डायरेक्शन में जाए हमें क्या मतलब, कहीं से भी जाए, बस डिवाइस में आना चाहिए। बट कभी कभी करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस है। कैसे? देखो अच्छे, कैसे इंपॉर्टेंस है करंट की डायरेक्शन की। एक वायर में ऊपर करंट जा रहा है ऐसे, और एक वायर में ठीक उतना ही करंट है बट नीचे जा रहा है वो। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, मतलब जैसे फर्स्ट केस से सेकंड केस हो गई, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फील्ड पर। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए और यहाँ पे भी एक पॉइंट है ए, तो मान लो फर्स्ट वायर और सेकंड वायर, फर्स्ट और सेकंड वायर सेम ही थी, बट बस पहले केस में ऊपर नीचे से ऊपर करंट जा रहा था, अब रिवर्स हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा? दूरी वही है ए पॉइंट की वायर से, क्या फर्क आएगा आपके हिसाब से? What will be change in magnetic field at point A if we will reverse the direction of current in wire? सर सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी और फर्स्ट में आउटवर्ड हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सा चेंज अगर देखा जाए तो डायरेक्शन विल बी चेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऐसे ऐसे यूं थी, यस तो सर। इसमें अंदर जा रही थी मतलब कि क्रॉस थी, तो इसमें यूं हो जाएगी, मतलब कि डॉट है, मतलब आउटवर्ड हो जाएगी। मतलब हमें वैसे अभी तो फिलहाल बस इतना सा मतलब है, आउटसाइड हो जाएगी, आउटवर्ड। तो मतलब डायरेक्शन फर्क हो जाएगी। जबकि पहले करंट इतना मैटर नहीं करती थी, बट यहाँ करंट मैटर करता है। मतलब अगर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन मैटर करती है। मैग्नेटिज्म चैप्टर में करंट की डायरेक्शन मैटर करती है। क्यों करती है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझे नहीं समझे बच्चों? ठीक है, तो आमतौर पे करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट 4th चैप्टर में हमें एक नई चीज लेनी पड़ती है, एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं करंट एलिमेंट।
तो ये करंट एलिमेंट क्या होता है? ये करंट नहीं है, एक अजीब सी क्वांटिटी है, अलग सी क्वांटिटी है थोड़ी सी। देखो बच्चे, जैसे मान लो एक वायर है, हम एक वायर ड्रॉ कर लेते हैं, और एक वायर काफ़ी लंबी वायर है, बहुत लंबी वायर है, ऐसे होगी बहुत लंबी। तो हमने उसका एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ले लिया, डीएल लेंथ का एलिमेंट। डीएल का मतलब बताओ बच्चे, डीएल का मतलब क्या हुआ? और छोटी सी लेंथ। स्मॉल लेंथ। स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं आई डीएल, और वेक्टर लगाते हैं ऊपर डीएल के ऊपर, और इसको नाम देते हैं करंट एलिमेंट। इस पूरी क्वांटिटी को नाम देते हैं करंट एलिमेंट। और ये करंट तो वैसे स्केलर होता है, बट करंट एलिमेंट वेक्टर होता है। एक अजीब सी चीज़ है। लेंथ भी देखो जो स्केलर होती है आमतौर पे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ भी स्केलर होती है, करंट भी स्केलर होता है, बट यहाँ पे एक अजीब सी क्वांटिटी बनाई, इसको नाम दीजिए करंट एलिमेंट। मैंने नहीं बनाया यार एक्चुअली, ये उस साइंटिस्ट ने बनाया। उसने सोचा, देखा और जाना, तो उसको लगा कि नहीं यार, यहाँ हमें इसको करंट को थोड़ा अलग टाइप से डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ करंट की डायरेक्शन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें हैं। मतलब वैसे करंट की डायरेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बट यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस है। समझे बच्चों? तो एक नई क्वांटिटी है हमारे लिए जिसे हम कहेंगे आई इंटू डी एल। आई इंटू डी एल, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, बोलो बच्चे क्या हुआ, क्या बोले? इट इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, बोलो भाई क्या होगा? करंट एलिमेंट। एंड लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ element। एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो सबसे पहले मतलब ये बायट-सवार्ट ने डिफाइन किया, ये सब चीज़ें डिफाइन की। तो बच्चों हमारे पास एक सबसे पहली लॉ जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है बायट-सवार्ट लॉ। अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में। हमारे पास स्क्रीन पे आ गया बच्चों बायट-सवार्ट लॉ। तो ये लॉ है क्या और इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है? बायट-सवार्ट लॉ सबसे पहली लॉ थी जो बताती थी कि किसी एक वायर से की वजह से किसी एक पॉइंट पे फील्ड कैसे निकाली जाए। और ये सबसे पहली लॉ थी जो क्वांटिटेटिवली बताती है कि फील्ड कैलकुलेशन के बारे में, कि हमें मेन काम हमारा फील्ड कैलकुलेशन करना है। तो क्या क्या बताती है बच्चों बायट-सवार्ट लॉ, हम आपको बताते हैं। बायट-सवार्ट लॉ, ठीक है, ये कहती है कि वायर मान लो इनफाइनाइट हो या जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उसमें से छोटा सा एलिमेंट लेना है। पहले हमें ये लेना है कि एलिमेंट की वजह से कितनी फील्ड है, फिर हमें पूरी वायर की वजह से फील्ड को इंटीग्रेशन करना है। वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल एलिमेंट आइडियल। कोई डाउट बच्चों? वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल एलिमेंट आइडियल। कोई डाउट बच्चों? किसी को कोई डाउट? अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे कुछ फील्ड होगी, और वो फील्ड होगी डी बी। कोई बच्चा बताएगा यहाँ फील्ड को बी की जगह हम डी बी क्यों ले रहे हैं? वाई वी आर टेकिंग डी बी इंस्टेड ऑफ बी? आवाज़ आ रही है बच्चों? कोई है जवाब देने के लिए? हेलो, अरे भाई कोई जवाब दे दो यार, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं। हेलो, यस सर। पूछ लो। कोई बताएगा कि बी की जगह डी बी क्यों लिया हमने? अरे भाई बोलो। सर छोटे से एरिया के लिए कर रहे हैं ना। देखो अच्छे, सर वेरिएबल है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर देखो एलिमेंट छोटा सा है, डी लेंथ का है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल ही होगी। डी मतलब कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, डी किसके आगे लगाते हैं? जिसके आगे स्मॉल होता है। अगर ये स्मॉल एलिमेंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल होगी। तो एक छोटा सा एलिमेंट है, ऑल्दो वैसे तो पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट हम छोटे से। हाँ बोलो बच्चे बोलो, क्या बताओ? सर ये जो डीएल होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। हाँ बच्चे, आइडियल जो होता है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। तो जैसे ऊपर की तरफ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आइडियल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। जो ये हमने पॉइंटर दिखाया येलो, देखो जो आइडियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ। दूसरी क्लास हाँ बच्चे बोलो।
बोलो दूसरी क्लास स्टार्ट अच्छा टाइम हो रहा है क्या, हो गया क्या? नहीं बच्चे